अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। गुज़श्ता दिनों में बहुत सी कानून साजी अदलिया से मुतल्लिक असम्बलीज़ में पेश की गई है। सेनेट कौमी असम्बली में मुख्तलिफ बिल्स आइनी तरमीम पेश की गई, जिसके ऊपर बात करते हैं। 2 आइनी तरमीम इसमें शामिल हैं। नूर आलम खान साहब ने दोनों प्रपोज़ की हैं। एक 184(3) सो मोटो जो मुफाद आमा में लिया जाता है, उसके ऊपर ये कहा गया है, तजवीज़ दी गई है कि इसकी समाअत करने वाला जो बेंच है वो 9 जजेस से कम ना हो और 30 दिन के अंदर अंदर अपील का हक़ देने की भी तजवीज़ दी गई है। फिर आइन के 3 मुख्तलिफ आर्टिकल्स 177, 193, 208 में तरमीम तजवीज़ की गई है और इसमें बुनियादी तौर पर यह कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनको दोहरी शहरियत और गैर मुल्की शहरियत पर मुमानियत लगाई जाए। अच्छा, इसके अलावा एक बिल पेश किया गया है कि तौहीन अदालत का जो कानून है उसको मनसूख कर दिया जाए। फिर ये भी बिल पेश किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए। कौमी असम्बली में दानियाल चौधरी ने कहा कि 17 से बढ़ाकर 23 तादाद की जाए और सेनेट के अंदर जो बिल पेश किया गया है उसके अंदर 21 करने का कहा गया है। अब ये जो सारे के सारे मामलात हैं, ना सिर्फ इसका एक कानूनी पहलू है बल्कि इसके ऊपर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर असम्बली के फ्लोर के ऊपर इस बात का इजहार करती रही कि ये जो सारी की सारी कानून साजी की जा रही है या तजवीज़ की गई है, इसके पीछे बदनीयती है और ये भी कहा गया कि इसका मकसद ये है कि अदलिया पर दबाव डाला जा सके। इसमें कितनी हकीकत है, ये जो बिल्स पेश किए जा रहे हैं ये वाकई इस्लाहात के लिए हैं या फिर दुरुस्त इक़दाम नहीं है, ये तमाम तर मामलात अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। जमा खातिर कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कॉल किया गया है, वहाँ से क्या खबरें हैं वो भी जानेंगे। बट सवाल हमारा कुछ यूँ कि अदलिया से मुतल्लिक जो इस्लाहाती कानून साजी है, क्या ये दुरुस्त इक़दाम है? हमें इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, उमर चीमा साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, सबसे पहले इसके कानूनी और टेक्निकल पर्सपेक्टिव के ऊपर बात कर लेते हैं। आप बताइए, इनमें से कौन सा कानून है जो आपके लिए ख़ास तौर पर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, मानी रखता है, और एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पर क्या सही और कहाँ पर क्या गलत है। जी शुक्रिया रीना। वैसे तो एक पूरा शो हो सकता है हर पर्टिकुलर बिल पे, तो मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ें मिस हो जाएंगी, लेकिन मैं बुनियादी बातें करती हूँ जो मुझे समझ आई हैं अब तक इन बिल्स को देखते हुए। पहला तो ये कि आप ओवरऑल एक ही लाइन में इन सब बिल्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कुछ बहुत बुरे बिल्स हैं, कुछ वैल्यू न्यूट्रल बिल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा बिल नहीं है जिसको मैं कहूँगी बहुत अच्छा बिल है, उसको पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत थी और बहुत सोच समझ के लगता है कि उसका जो टेक्स्ट है वो लिखा गया है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस फॉर एग्जांपल, उसको रिपील करने का बिल है, ये बिल्कुल समझ नहीं आता इससे क्या अचीव होगा। अदालत के पास जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं वो आइन देता है, आर्टिकल 204 देता है और वो वसी हैं। कानून जो है वो उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। अब अगर आप जो कानून रेगुलेट करने के लिए बनाया गया उसको रिपील कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो कंटेम्प्ट के इख्तियारात हैं वो बिल्कुल अनफेटर्ड हो जाते हैं। तो अदालत 204 को इस्तेमाल करके कंटेम्प्ट की वही जो प्रोविजंस कानून में थी वो आइन में भी हैं 4, वो अदालत इस्तेमाल कर सकती है। तो ना इसमें जो रीजंस हैं उसमें बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में। तो ये तो बिल्कुल बेतुका सा कानून है। आप अदालत के इख्तियारात जो हैं उसमें जो रेगुलेशन थी उसको ख़त्म कर रहे हैं, इख्तियारात आइन देता है वो तो वही है। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में कुछ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इनकन्सिस्टेंसीज हैं, उसमें अमेंडमेंट्स कोई बुरी चीज़ नहीं होगी, लेकिन रिपील करना सेंस नहीं बनाता। दूसरा जो डुअल सिटीजनशिप के हवाले से है, मेरा उस पर ओपिनियन नहीं है। अच्छी भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, बुरी भी हैं, दोनों तरफ मेरा ख्याल है राय हो सकती है। कुछ बहुत बुरी चीज़ भी नहीं है इसमें। सो आई थिंक वो मेरी नज़र में वैल्यू न्यूट्रल बिल्स हैं। तीसरा जो है 184(3), आपने भी कहा सुओ मोटो, ये 184(3) जुरिस्डिक्शन अब सिर्फ सुओ मोटो नहीं, ये पिटिशंस पे भी ली जा सकती है, एक्सरसाइज की जाती है। उसमें 9 जजेस बनाना मुझे नहीं समझ आती। आप उसको बहुत ही लिमिट कर देंगे अगर आप 184(3) जुरिस्डिक्शन में मिनिमम 9 जजेस का बेंच जो
जो है उसको बिठा देंगे। ऑलरेडी पिछले साल हमने कानून साजी देखी है जिसमें आपने 184(3) में अपील रखी है, कुछ प्रोटेक्शंस दी हैं, आपने उसमें भी कहा है जजेस की कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कब एक्सरसाइज करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जिसमें आइन की इंटरप्रिटेशन है उसके लिए आपने 5 जजेस मिनिमम सेट किए हैं। तो देख तो ले कि ये किस तरह प्ले आउट करते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि मजीद इसमें कोई चेंजेस की जरूरत है या नहीं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत समझ नहीं आती इसके पीछे क्या रिसर्च है, क्या लॉजिक है जो आप मिनिमम नंबर 9 सेट करना चाहते हैं। जो सबसे कंट्रोवर्शियल बिल है जिसपे बहुत बात हो रही है, बहुत स्पेकुलेशन हो रही है, वो जजेस की तादाद का बिल है। जो नेशनल असेंबली का जैसे आपने कहा उसको रेफर कर दिया गया, लेकिन जो सेनेट वाला है जो 21 करता है टोटल इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस नंबर, उसको कमेटी में भेज दिया गया। ये अगेन इसमें भी बहुत सोच समझ के ऐसा बिल जो है मेरा ख्याल है लाना चाहिए। और इन प्रिंसिपल कोई इशू नहीं है कि आप जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाएं, लेकिन हमने देखा है फॉर एग्जांपल भारत में 2019 में 3-4 जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई गई। वो क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उनकी तरफ से ये बात आई थी कि जजेस का नंबर बढ़ाना चाहिए पेंडेंसी के इश्यूज की वजह से। लेकिन अगर आप रिसर्च देखें इंडिया में 5 साल के करीब हो गए हैं जो नंबर ऑफ जजेस बढ़े हैं, लेकिन पेंडेंसी वहीं की वहीं है। तो ये हमने देखना है, सोचने की बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जाएं क्योंकि उनकी नज़र में ये बेहतर हल है पेंडेंसी से डील करने का। उसके पीछे क्या हमारे पास वजूहात हैं स्ट्रॉन्ग जो इसको सपोर्ट करती हैं? क्योंकि अगेन इसमें मुझे समझ भी आती है कि क्यों आपने बढ़ाने हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट भी बहुत सी रिसर्च है। तो ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नंबर्स को देख के समझना होगा। बहुत सी और चीजें हैं और रिफॉर्म्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे जिनकी जरूरत है, जिसकी वजह से शायद पेंडेंसी बेहतर एड्रेस हो सके। लेकिन इस पे जो तनकीद हो रही है वो ऑनेस्टली उसमें मुझे लॉजिक नहीं समझ आती। ये कहा जा रहा है कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, कोर्ट स्टैकिंग हो रही है। दुनिया में वहां पे हम कोर्ट पैकिंग या स्टैकिंग कहते हैं जहां एक फर्द, जहां हुकूमत जो है वो जजेस अपॉइंट करती है, वहां हम कह सकते हैं कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, या चीफ जस्टिस अकेले हुकूमत के साथ मिलके जजेस लगाते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में तो जुडिशल कमीशन है। तो अनलेस आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि पूरी जुडिशल कमीशन ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप नहीं कह सकते कि इससे कोर्ट पैकिंग हो जाएगी। वरना तो जब भी पाकिस्तान में हम जजेस की तादाद बढ़ाएंगे कोर्ट पैकिंग हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, सॉरी मैं बहुत वक्त ले रही हूँ, ये आप मजबूर नहीं कर सकते अदालत को, अगर अदालत की कंसेंट नहीं है इसमें, हुकूमत अदालत को मजबूर नहीं कर सकती कि वो जजेस लगाएं। पाकिस्तान में मसला एक बहुत बड़ा ये रहा है कि कोर्ट में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। अब आके इस समर में हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो 17 की तादाद है वो पूरी हुई है। अदालत तो नंबर्स ही पूरे नहीं कर सकती फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस, तो आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। आप ये 20 या 21 भी कर देंगे, वैकेंसीज रह सकती हैं अगर अदालत को लगता है। आपने समर्स की बात की तो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन भी हुई। आजम नज़ीर तारड़ वजीर कानून, उन्होंने कहा कि समर वेकेशंस जो 60 दिन की हैं वो हमने इतना पहले का कानून रखा हुआ है, उसको आप चेंज कर लें या वहां पर आप थोड़ी सी लचक दिखा सकते हैं। बट ये बताइएगा मुझे जरा अलीना, सॉरी मैं एक चीज इसको कंप्लीट कर दूं। देखिए इसमें एक आपकी पॉपुलेशन को देख के, आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ केसेस को देख के, आपकी पेंडेंसी को देख के, एक जज एक दिन में, एक हफ्ते में कितने केसेस सुनता है उसको देख के मेरा ख्याल है जजेस की तादाद बढ़ाने में कोई इन प्रिंसिपल इशू नहीं है। लेकिन क्या अभी ये सही वक्त है पाकिस्तान में करने के लिए? क्योंकि जैसे आपको कह रही हूँ जजेस की तो 17 की तादाद ही पूरी नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या हम देखते हैं कि फुल जब कैपेसिटी पे सुप्रीम कोर्ट चलती है वो किस तरह परफॉर्म करती है? ऑल्सो पिछली दफा भी हमने ये बात की थी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा केसेस सुनती है, डिस्क्रेशन जितनी उनको इस्तेमाल करनी चाहिए उतनी नहीं करती। तो और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको देखने की जरूरत है, वरना इंडिया वाला हाल ना हो कि आप जजेस की तादाद भी बढ़ाएं, 5 साल बाद भी हम वही पेंडेंसी पे हो और बल्कि पेंडेंसी बढ़ जाए। ये चीज है। लेकिन अलीना देखिए, अगर कोर्ट स्टैकिंग, कोर्ट पैकिंग की ये कोई कंस्पिरेसी चल रही है जिसके बाद चीफ जस्टिस और हुकूमत मिलके चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट में उनके पसंदीदा जजेस आ जाएं, इस सब के पीछे आपको सवाल पूछने की जरूरत है कि पिछले 1 साल में जितनी हमारी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं
कौन सी ऐसी अपॉइंटमेंट है जो लगता है बिल्कुल ही हुकूमत ने अपने पसंद के जज जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए। ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स यूनानिमसली जुडिशल कमीशन ने की हैं, कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स भी हैं जो चीफ जस्टिस के टाइम पे हुई हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ ओपिनियंस दिए हैं। तो कोर्ट स्टैकिंग के कोई हुकूमत और चीफ जस्टिस सियासी तनकीद जो हो रही है वो दुरुस्त नहीं है, टेक्निकली इसके ऊपर जायजा लिया जा सकता था जवीज के ऊपर। क्या इस वक्त जजेस की तादाद बढ़ाना है या नहीं? और आखिरी बात, सॉरी मैंने बहुत वक्त लिया, एक बहुत अहम बिल है जो जुडिशरी से रिलेटेड नहीं है, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी के ऊपर, जो खवातीन को डिवोर्स होती है उनके बाद उनके कोई राइट्स नहीं रहती, उससे रिलेटेड एक बिल है जो सेनेट में मूव हुआ। ये बहुत अहम बिल है। आई होप, क्योंकि वो पॉलिटिकली शायद इतना रेलेवेंट ना हो, हम उस पर बात नहीं करते, वो मेरा ख्याल है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भिजवा दिया गया है, बट बहुत अहम बिल है, पाकिस्तान में खवातीन के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। एक काम करते हैं, एक पूरा दिन हम चले इस हफ्ते को ही रख लेते हैं, वो पूरा का पूरा बिल, और आपको खास तौर पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। नहीं, कोई मसला नहीं है, ये आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। वो बिल हम नोट कर लेते हैं और खास तौर पे हफ्ते के प्रोग्राम में रखेंगे, फिर आपको भी दावत देते हैं। आई थिंक उसके ऊपर अलग से बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू ये जो अदालत से मुतल्लिक कानून साजी है, उमर चीमा साहब, क्या आपको भी ये लगता है कि जो सियासी तौर पर तनकीद हो रही है ये दुरुस्त नहीं है, या फिर बहुत स्पेसिफिक है, जैसे ख़ास तौर पे ये जो दोहरी शहरियत या फिर गैर मुल्की शहरियत की ममानियत वाले बिल्स, सो मोटो वाले बिल्स? अलीना, ये मैं तो इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि हमारे यहाँ जो बहुत सारी तरमीम होती हैं, जो बहुत सारे कवानीन आते हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो होते हैं, उसमें को पीछे अपने सियासी मकासद ज़रूर होते हैं। अब इसमें क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, एक तो ये है कि उनकी इस बात पर अमल होता है या नहीं होता। बाज़ इंसान या हुकूमत, इस केस में हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, उधर भी हर इंसान ही होते हैं, तो वो जो सोचते हैं और बाद में नतीजा कोई और निकल आता है। अब ये है कि ये करना क्यों चाहते हैं, अगर इनके ख्याल में जजेस की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। एक तो सवाल ये आता है कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ आई है कि वो कहते हैं कि हमें जजेस ज्यादा चाहिए, या इनका एक अपना ये एक इनिशिएटिव है। मुझे इस बात का आइडिया है कि माजी में भी कई दफ़ा जो मुख्तलिफ बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने ये प्रपोजल फ्लोट की थी, जिसमें यह था कि जो जजेज हैं इनकी तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। एक टाइम की बात है, गालिबन उस टाइम अनवर ज़हीर जमाली साहब जो हैं, ये उस टाइम चीफ जस्टिस थे, उस टाइम भी ये बात आई थी, और जो सुप्रीम कोर्ट बार के लोग उधर मौजूद थे, जो एक वफद गया, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ, यानी कि तकरीबन 10-11 लोग थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर आप में से 6 लोगों को कहूँ, आप कहते हैं ना जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, तो मैं आपको कहता हूँ जी कि हम आपको कंसिडर करने के लिए तैयार हैं कि आप जज बनेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम जज नहीं बनेंगे। अब ये एक और अलमिया है कि जजेस की तादाद ही बढ़ाने से मसले हल नहीं होते। ये जो रीमा ने इंडिया की बात की कि उन्होंने जजेस की तादाद बढ़ाई लेकिन पेंडेंसी का इशू नहीं हल हो रहा। ओवरऑल अहलियत का भी क्वेश्चन है, ओवरऑल एक ह्यूमन रिसोर्स का भी क्वेश्चन है कि आपके पास कितना फाइन किस्म का ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं, जो आपके जज भी बनते हैं, वो पता चलता है कि ज्यादा कोई गवर्नमेंट जॉब्स ही करते रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट जॉब से मतलब ये है कि जैसे कोई डिप्टी अटॉर्नी जनरल या दूसरा, ये नहीं है कि उधर सारे कोई इनकॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन ये होते हैं कि जिनकी प्रैक्टिस अपनी अच्छी चल रही होती है, वो इस तरह की पोजीशन नहीं लेते। ये मामला आगे जो है ना, ओवरऑल जब तक ये सॉल्व नहीं होता, इनका ये जितने भी जी चाहे जजेस भर लें, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक जीरो सम गेम है। हाँ, ये है कि जो हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोई इस तरह की प्लानिंग कर रही हो कि जो इस टाइम बेसिकली इसमें गवर्नमेंट से ज्यादा ओवरऑल, चूंकि एक पोलराइज इन्वायरमेंट है, तो जो जजेस हैं उसमें भी दो ख्यालात के लोग पाए जाते हैं। तो हो सकता है कि एक ख्याल जो है वो अपने आप को माइनॉरिटी तस्वर करता है और उनका ये ख्याल हो जी कि इधर को 3-4 हम और डाल लेंगे तो ये को बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज क्या, अगर इसका ये मतलब है कि इससे को पेंडेंसी का इशू सॉल्व हो जाएगा या अहलियत का मेयार जो है वो बेहतर हो जाएगा, वो मुझे इसमें नजर नहीं आता। बाकी ये जो दूसरी बात है, ये जो आपने एक डुअल सिटीजनशिप वाली बात की है, इसका ये पहले भी कोई इस पे एक तरह से ना एक साइलेंट किस्म का एक, आप समझें कि एक कंसेंसस है कि आमतौर पे जो एक दोहरी शहरियत के लोग हैं उनको जज नहीं बनाते, या कोई हो तो उनको
एक फोर्स करते हैं, फोर्स है नहीं, यानी कि ज्यादा एक स्ट्रांग वर्ड है, यानी कि उनको इस वाले से कहते हैं कि आप जो है ना अगर ये छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। और उसकी मैं आपको बल्कि एक एग्जांपल देता हूं कि इधर हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि इधर पोजीशंस काफी खाली थी, एक अनीस जिलानी साहब थे, एडवोकेट भी हैं, और वो बेसिकली अमेरिकन सिटीजन भी हैं, उनकी अमेरिका में भी प्रैक्टिस है, इधर भी आते हैं। तो उस टाइम उनका एक नाम प्रपोज किया गया जी कि इनको हमने जज बनाना है। अच्छा, वो भी तैयार हो गए। बाद में उनको ये कहा गया कि आप ना अगर बेहतर है कि अगर आप सिटीजनशिप छोड़ दें। उन्होंने कहा कि आप मेरे से वैसे कमिटमेंट ले रहे हैं कि अगर मैं जज बनता हूं तो फिर बाद में सिटीजनशिप आप बेशक आप कहेंगे तो मैं छोड़ भी दूंगा, लेकिन जज तो बनने दें, क्योंकि जज बनने के लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं आपको वैसे एक कमिटमेंट दे देता हूं। इन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है ना आप सिटीजनशिप छोड़ दें, हम आपको कंसीडर कर लेंगे। उन्होंने सिटीजनशिप भी छोड़ दी और इनको इन्होंने जज भी नहीं बनाया। तो ये चीज पहले एक लॉ है नहीं, लेकिन इस बारे में ये एक तरह से करते हैं, अगरचे उनके मामले में इन्होंने कमिटमेंट से बैकआउट करके, लेकिन मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। इंटरेस्टिंग है, हाँ। ये कोई ऐसी जरूरी नहीं है। ये जो इस टाइम पार्लियामेंट में काम चल रहे हैं ना, आई डोंट नो कि इनकी को अपनी प्रोडक्टिविटी है। ये जिस तरह कह रहे हैं जी कि 3 बंदे होने चाहिए, क्या वजह है, क्या मकसद है चीमा साहब इसका? ये गो तो प्राइवेट मेंबर्स लेके आए हैं, बट आपको इसके पीछे क्या नजर आता है? लीना, मुझे कोई बहुत कुछ नजर भी नहीं आता। मुझे लगता है कि बाज़ का एक अपनी एक प्रेजेंस रजिस्टर कराने के लिए भी लोग कर रहे होते हैं। अच्छा। मसलन ये है कि अगर हम जो है ये सूमोटो की बात कर लें, 3 से अगर 9 जजेस हो जाएं तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? आई डोंट नो, यानी कि मैं इसका रैशनल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता रहा हूं। चले हम इस तरह ले लेते हैं कि जी वो समझते हैं कि एक कलेक्टिव जो एक अप्रोच है वो ज्यादा बेहतर होगी, अगर 3 की बजाय 9 होंगे तो जी और ज्यादा बेहतर होगी कि उसमें जो एक पावर है वो जरा डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, सिर्फ 3 हम या लोग ही ना आ जाएं। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई ऐसा कोई इसमें कोई मोटिव नजर नहीं आता सिवाय इसके कि मैं कोई अपनी एक प्रेजेंस रजिस्टर कराने के लिए अपनी मौजूदगी कि मैं ये करूं। अच्छा, तीसरी चीज जो है यानी कि मैं जो बात करना चाह रहा था वो है ये जो कंटेम्प्ट के हवाले से। देखिए, हम जो है अभी सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं तो हम रेगुलेशन की बात कर रहे होते हैं कि जी रेगुलेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि लोग मादर पितर आजाद हो जाएं। उधर हम कंटेम्प्ट को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। ये क्या है? यानी कि कोई ऐसी कोई जस्टिफिकेशन, कोई रैशनल पता नहीं क्या है। नहीं कि आप ये है कि आप उसको आपको लगता है कि कोई ज्यादा उसका मिसयूज हो रहा है, जो कि अभी तो हो ही नहीं रहा। अब तो हर बंदा जो है जो वो अपने आप को मुजाहिद डिक्लेयर करने के लिए वो उठता है तो वो चीफ जस्टिस को 2 गालियां दे देता है, क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि वो असल में उसका इस्तेमाल ही कम हो रहा है। लेकिन अगर आप खत्म करेंगे तो इसमें इनका क्या मकसद है? एक तरफ से ये तौहीने पार्लियामेंट के बिल बना रहे होते हैं कि जी अगर कोई किसी मेंबर की तौहीन करे तो जी उसके खिलाफ एक्शन होती है। शहजाद इकबाल साहब, आपको इसके पीछे क्या वजह और मकसद नजर आती है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि प्राइवेट मेंबर्स एक के बाद एक अदलिया से मुताल्लिक बिल्स लाई जा रहे हैं, इस्लाहात चाहते हैं अदलिया के निज़ाम के अंदर, या फिर इसके पीछे कुछ चल रहा है? और अगर चल रहा है तो क्या? देखिए, सियासतदान जब कानून साजी करते हैं तो उसका एक मकसद तो ये होता है कि जो वर्किंग्स है उसको ज्यादा स्मूथ बनाया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, सियासतदान है तो ये, जैसे कि आपने भी अपने इंट्रो में कहा, उमर चीमा ने भी कहा कि इसके सियासी मकासद हो सकते हैं, पॉलिटिकल मोटिवेशन हो सकती हैं। उस तरीके से इसको देखना उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन साथ में कानून को अलग से देखना और उसकी लॉन्ग टर्म में भी क्या अहमियत होगी, उसकी मेरिट को देखना भी मेरे ख्याल से उतना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद। इसकी एक मैं मिसाल दे देता हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब पिछले साल आया था, उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे और उनके ऊपर एक इल्जाम लगता था कि वो लाइक माइंडेड बेंच बनाते हैं, खासतौर पर जो सियासी केसेस होते हैं। कुछ जजेस को वो उन बेंचेस से बाहर रखते हैं और उन्होंने साल उन केसेस को सुना ही नहीं, सियासी केसेस को उनको कभी बेंच में इंक्लूड ही नहीं किया जाता था। तो उस वक्त ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया तो जस्टिस बंदियाल साहब ने भी उस पर एक तो स्टे दे दिया, दूसरा उस वक्त पीटीआई एहतजाज करती रही कि ये इख्तियारात जो है चीफ जस्टिस के कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज अगर आप 1 साल बाद देखते हैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब नाफिज हो चुका है। जो चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात थे वो अब कम हो चुके हैं, वो कमेटी को ट्रांसफर हो चुके हैं। और अगर आज आप देखें पिछली जो चंद हियरिंग्स हुई हैं इस कमेटी की, उसमें तो ऐसा लगता है कि बज़ाहिर पीटीआई इसकी बेनिफिशियरी रही है किसी तरीके से, और शायद कहीं पे जो है हुकूमत जो है इसमें उनको नुकसान हुआ है। तो इसीलिए अगर हम पिछले साल देखते तो बहुत सारी ये वॉइसेस थी जो कह रही थी कि नहीं, ये तो देखें इख्तियार चीफ जस्टिस का होता है, हमेशा से उन्हीं के पास होना चाहिए। लेकिन आज उसको डिसेंट्रलाइज करने के हमें बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं और ये शायद कल को दोबारा कहीं पे ये हुकूमत को फेवर मिलती हुई नजर आए। लेकिन
अगर आप इसको देखें, मेरे ख्याल से ये जो बेहतरी की इन्होंने वो यही है कि आपने अपने पावर्स देकर उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है, जिससे जो अभाम होते हैं कि एक शख्स के पास इतने पावर्स हैं, वो बहस खत्म हो जाती है। तो इसीलिए इसके सियासी मकासद के हवाले से बात हो सकती है। आज जो हालात है, देखिए उसमें अगर मैं इस तरह रीड करूं कि हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान इस वक्त एक लड़ाई तो है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई ज्यादा बढ़ जाए और इस वजह से कुछ कानून साजी करने की भी मकसद हो सकता है। वैसे तो ये जो बिल जिसकी हम बात करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये JUIF का रहनुमा है, नूर आलम साहब पीपल्स पार्टी में गए, तहरीक इंसाफ में, JUIF में है, तो हुकूमत में तो नहीं है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे अक्सर प्राइवेट मेंबर बिल्स भी लेके जब आए जाते हैं तो उसमें पीछे कहीं ना कहीं हुकूमत भी हो सकती है। मुमकिन तौर पर मैं नहीं कह रहा इस केस में, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है ये हो कि कल को अगर जुडिशरी के खिलाफ, जजेस के खिलाफ बातचीत हो रही हो तो जजेस जो है वो कंटेम्प्ट ना कर सकें। ये एक मकसद हो सकता है। लेकिन जैसा भी रीमा ने भी एक्सप्लेन किया कि कानून अपनी जगह पे है, लेकिन कोर्ट के पास आइन के तहत आर्टिकल 204 मौजूद है जिसके तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो कितना ये बिल फायदेमंद होगा, अगर वो इंटेंशन है, मुझे नहीं लगता उसमें ज्यादा उनको कोई खास मदद हासिल होगी। बाकी मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस पर्टिकुलर बिल पे कि यहाँ पे हम देखते हैं कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है ना। मतलब ये जज की स्वाबदीद है कि वो किस चीज पे नोटिस ले, किस चीज पे ना ले। आज अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप 2 जजेस हैं, जो सीनियर प्यूनल जज हैं और जो चीफ जस्टिस हैं, 2 मुख्तलिफ तरफ से, ग्रुप्स की तरफ से उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं ली। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अतर मिनुल्लाह साहब थे, वो भी कहते थे नहीं, इस पे जज को बड़ा लीनियंट होना चाहिए, खासतौर पर अगर मामला सिर्फ स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट का हो। तो वहां पे भी हमने देखा उनका एक लीनियंट व्यू था। फिर हमने वो टाइम भी देखा है जब तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को जो है नाअहली कर दिया, उनको जो है कंटेम्प्ट लगाकर। तो इस पे मेरे ख्याल से एक स्ट्रक्चर हो तो ज्यादा बेहतर, रीमा या कोई और लीगल एक्सपर्ट ज्यादा इस पे बेहतर बात कर सकता है कि इसमें एक कंसिस्टेंसी आप कैसे लेकर आ सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक ये मामला जिसको अब कुछ लोग ये रीड कर रहे हैं कि शायद हुकूमत जो है वो रिजर्व सीट वाली जजमेंट इंप्लीमेंट ही नहीं करना चाहती, और क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोर्ट उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा सकती है, तो शायद उससे बचने की कोशिश है। एज आई सेड, क्योंकि ये आइन में लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये कोशिश है तो उससे भी कोई फायदा इनको हासिल होगा। दूसरा जो हमने बात की ड्यूअल नेशनलिटी की, उसका जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जब वो ड्यूअल नेशनल नहीं हो सकते तो फिर कोई ब्यूरोक्रेट या कोई जज क्यों होगा। मेरे ख्याल से इस पे तो मेरी कोई क्लियर पोजीशन नहीं है। बात, ये आर्ग्यूमेंट भी ठीक लगता है, लेकिन फिर जब एज ए पार्लियामेंट मेंबर तो आप ओथ लेते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि किसी और मुल्क के भी आप शहरी और वहां पे भी आपने ओथ लिया हो। जहां तक पेंडेंसी वाली बात है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फोकस इसका भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट पे है। ये लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा टेकअप कर लेता है, इसलिए 40, 45, 50 हजार की पेंडेंसी हो गई केसेस की। लेकिन मेरे ख्याल से जो इस वक्त हाई कोर्ट्स का हाल है वो इससे ज्यादा बुरा है। लाहौर हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से दर्जन से ज्यादा इसमें वैकेंसीज हैं, जजेस को नहीं वहां पे अपॉइंट किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स का भी ये मामला है। तो हमारे जो सारा फोकस है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए। वहां पे बड़ी एक इस वक्त हम देख रहे हैं कि जरूरत है जजेस की हाई कोर्ट के लेवल पर, और वहां पे तो तादाद बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, कोई कानून पास करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन जजेस को अपॉइंट नहीं किया जा रहा। मेरे ख्याल से उसको देखने की इस वक्त ज्यादा जरूरत है। बाकी ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में भी ये मिसाल दी थी, जो लास्ट 3 जजेस अपॉइंट किए गए, कहीं से आप ये नहीं कह सकते कि वो पैकिंग हो गई है और जो है गवर्नमेंट के वो जजेस अपॉइंट हो गए जो गवर्नमेंट को फेवर करते हैं। बल्कि आप देखें अगर कुछ जजमेंट्स, अभी जो एक 3 रुकनी जजमेंट आई थी जिसमें 3 MNAs को जो है उनके जो इलेक्शंस की जो पिटिशन थी उसको मानकर उनके फेवर में फैसला आया, उसमें अकील अब्बासी साहब भी रिसेंटली अपॉइंट थे, उन्होंने डिसेंट किया था। जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस हवाले से आप ये नहीं कह सकते कि ये हुकूमत की ख्वाहिश थी कि वो वहां पर आ जाए, और जो वोट किया था वो अलग सर्कमस्टांसेस थे। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि एक कमेटी, जुडिशल कमेटी मौजूद है, लेकिन फिर भी हुकूमत सिर्फ अपने मर्जी के सुप्रीम कोर्ट में जजेस ले आएगी, मेरे ख्याल से ये रीसेंट पास्ट में हमने देखा नहीं है कि ऐसे होता हो। ठीक है, अच्छा ये जरूर क्लियर कर दें कि दोहरी शहरियत के मामले के ऊपर क्यों पोजीशन नहीं ले रहे आप? मैं कह रहा हूँ, देखें हमारा एक मसला ये है, मैं इंडिया से कंपेयर करूं, पाकिस्तान में आपको इजाजत है कि आप एक वक्त में बरतानिया के शहरी भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, प्रपोज ये कर रहे हैं ना वो कि आप इसको खत्म करें। तो जब आप डुअल नेशनल होंगे, जब आप डुअल नेशनलिटी रखेंगे, तो फिर या तो आप सब जगह से इसको खत्म करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी आपके फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो पहले मिनिस्टर बने, बाद में उन्होंने शरीयत हासिल की। आपके बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, माजी में ये चीजें सामने आती रहती है कि उनकी भी जो है डुअल नेशनलिटीज हैं। तो ये क्योंकि आपके पास एक कानून है कि आप रख सकते हैं डुअल नेशनलिटी, इसलिए लोग इस पे आके काम भी करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यार अगर आपने वाकई ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है कि पार्लियामेंटेरियन और ब्यूरोक्रेट्स और जजेस के हवाले से एक ही जैसा कानून होना चाहिए, तो कर दें।
मैं कह रहा हूँ मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। मतलब आई डोंट नो इसकी इस वक्त इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्या हुआ है सिवाय इसके कि जुडिशरी में इस वक्त जो है कुछ जजेस हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि वो डुअल नेशनल हैं, और जब ये मामला उठा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि इसको चेंज करने की कोशिश थी, तो उस वक्त जुडिशरी ने ये नहीं होने दिया था। अच्छा, यहाँ पे हरगिज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का जिक्र नहीं हो रहा है, वो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी डुअल नेशनलिटी नहीं है, वो एक ग्रीन कार्ड का मैटर था, वो अलग है। लेकिन इसके अलावा एक दो जजेस के हवाले से कहा जाता है कि उनकी जो है डुअल नेशनलिटी है, और उस वक्त अदालतों ने कहा जाता है कि मुखालफत की थी कि उसको ना तब्दील किया जाए। तो टेक्निकली जो तनकीद हो रही है, आपको इस वक्त टाइमिंग आपको भी नहीं समझ आ रही, इतनी ज़्यादा अदालत से मुताल्लिक बिल सामने लाने की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद इसके सियासी पहलुओं पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। अदलिया से मुताल्लिक जो कानून साजी तजवीज़ की गई है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, क्या राय है आपकी, मकसद क्या नज़र आता है आपको? अगेन वही प्राइवेट मेंबर्स लेके आए हैं, लेकिन इतनी अदलिया से मुताल्लिक तजावीज़ क्यों? किसका मकसद क्या नज़र आता है सर? ये जो इतनी कानून साजी या तजावीज़ दी जा रही हैं, अदालती निज़ाम में इस्लाहात की, जजेस से मुताल्लिक जो कवानीन है उनमें इस्लाहात की, का मकसद हुकूमत का मकसद या अपोजिशन का मकसद? सर आप जिसका मकसद बयान करना चाहें, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। देखिए, एक तो दानियाल चौधरी ने भी एक बिल पेश किया है जी, लेकिन बाकी ज़्यादा बिल जो पेश किए हैं वो तो हुकूमती मेंबर ने पेश नहीं किए हैं, वो नूर आलम खान साहब ने पेश किए हैं, और वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो तो अपोजिशन की तरफ से वो बिल सामने आए हैं। तो इसलिए मैं हैरान हूँ कि अपोजिशन की तरफ से लाए गए बिलों पे लोग हुकूमत पे क्यों शक कर रहे हैं। अगर हुकूमत की तरफ से आए होते तो फिर हमें शक करने का हक था। अच्छा, जो बिल है जितना मैं समझा हूँ उसमें एक जो तौहीन या अदालत को की सज़ा को ख़त्म करना, ये तो बिल्कुल लगो बात है, और इसको तो किसी भी सूरत पार्लियामेंट को मंजूर नहीं करना चाहिए। इसके बाद तो फिर अदलिया की हैसियत ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जो दोहरी शहरियत का बिल है उस पर मेरा टेक यही है कि दोहरी शहरियत न जज की होनी चाहिए, ना ब्यूरोक्रेट की होनी चाहिए, और किसी भी आला मुकाम पे फाइज शख्स की वो दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने जब एक मुल्क की वफादारी का भी हर्फ उठाया हो और दूसरा भी इस मामले में हमें इंडिया की तकलीद करनी चाहिए, उस पर तो मेरा ये मौक़िफ़ है। और फिर ये जो जजों की तादाद बढ़ाने वाला बिल है, इसमें मुझे कोई कबाहत बज़ाहिर नज़र नहीं आती, क्योंकि जजेस का अगरचे मेरा अपना मौक़िफ़ तो ये है कि पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी अदालतों का ज़्यादातर वक्त वो सियासी फ़ैसलों पे लगता है। लेकिन जब तक वो नहीं होता, जो जितने ज़्यादा जजेस हों, अच्छा फिर ये जजेस अगर फ़ैसला हो भी जाए तो ये हुकूमत ने तो मुकर्रर नहीं करने हैं, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुकर्रर करने हैं, और उसमें फिर वही आएगी जिस तरह के अभी 2 जजों को लिया गया, तो वो कोई हुकूमत के हामी जज तो नहीं है। तो इसलिए जजों की तादाद बढ़ाने पे मेरे ख्याल में ज़्यादा एतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, मुफादे आमा के केसेस 9 से कम बेंच ना सुने? हाँ, ये तो खैर एक अजीब किस्म की तजवीज़ उन्होंने दी है। अगर 3 जजेस भी सुने, 6 जजेस भी सुने, 9 जजेस भी सुने, और वो कहते हैं माजी में 2-3 जजेस कर देते थे ना फैसले इस तरह के मफाद आमा के केसेस के ऊपर, तो वो इसलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में शायद ये कर दिया था कि 5 जजेस सुनेंगे। हम कहते हैं कि हमारे एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे जजेस की तादाद कम है, दूसरी तरफ एक केस पे हम 9 जजेस को मसरूफ करना चाहते हैं। तो ये तो तज़ाद है ना। तो ये भी एक वजह है, क्योंकि ज़्यादातर जजेस फिर आप छोटे बेंच नहीं बनाएंगे तो फिर जजेस कहाँ से फारिग होंगे? फिर अगर तादाद आप अच्छा सर, एक जो आपने बात की कि बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू था वो कि अपोजिशन की बज़ाहिर तरफ से ये प्राइवेट मेंबर्स लेके आए हैं बिल, जिनका अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ है ज़्यादातर, लेकिन हुकूमत के ऊपर क्यों बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? बट शहजाद ने ये कहा इससे पहले तज्जिया देते हुए कि ऐसा तासुर मिलता है गो कि ये प्राइवेट मेंबर बिल हैं, लेकिन इसके पीछे जो मकासद है शायद कहीं ना कहीं हुकूमत की आशीर्वाद इनको होगी।
असल में जजेस की तादाद बढ़ाने की बात पहले हुकूमती सफ़ों से की गई थी, इसलिए मेरे ख्याल में शक ज़्यादा किया जा रहा है। अच्छा सर, वो तो चले, दानियाल को तो हम वो कह देते हैं ना नून लीग से ताल्लुक़ है, लेकिन बाकी जो नूर आलम खान साहब लाए हैं, तौहीन अदालत, दोनों आईनी तरामीम, वो नहीं, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नूर आलम खान साहब की तो हमें भी समझ नहीं आती कि वो क्यों मुतहरिक हुए हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वो हैं अपोजिशन के और वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के हैं। और आप देख रहे होते हैं कि जब मौलाना साहब तकरीर कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में, तो साथ जो बैठे होते हैं वो नूर आलम खान साहब बैठे होते हैं। अब उनका क्या मुद्दा है, उससे वो क्या शहजाद या उमर, आप लोगों को ये समझ आती है कि क्यों नूर आलम खान साहब ने किया है बज़ाहिर वो मौलाना और अपोजिशन की तरफ? अलीना, मेरे ज़हन में तो यही आता है कि नूर आलम जो है उन चंद एक JUI के लीडर्स में से हैं जो कि इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो इस लिहाज से मुझे नहीं आइडिया कि वो कितनी जगहों की नुमाइंदगी करते हैं। ओवरऑल नूर आलम जो हैं अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये है कि वो एक हेडलाइंस में भी रहना चाहते हैं, ये भी उनकी एक शख्सियत का तकाजा है। तो मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा कोई संजीदा नहीं लेता कि कोई वाकई मतलब है। अगर किसी ने कोई बिल पिकअप करना हो तो कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी इसमें कोई बड़ी प्लानिंग है। वैसे बड़ा हार्श नहीं हो गया ये? तो हर कोई जो इलेक्शन जीत के आए उससे फिर क्या हम तासुर मंसूब करें? लेकिन आपको भी ये सवाल है कि नूर आलम कितने JUIF के हैं? हाँ, पहले पीपल्स पार्टी उमर ने भी यही सवाल उठाया दूसरे अंदाज में। PTI के साथ भी गुजारा, फिर अब JUIF के साथ भी गुजारा, उनका अपना भी अच्छा खासा वोट बैंक है, तो मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर उनकी जमात का कितना असर रसूख है। PTI का ज्यादा नहीं था, PTI उनको कुछ कहती भी थी, वो नहीं मानते थे, तो फजल रहमान साहब की उनके जमात का कितना इन्फ्लुएंस है मुझे नहीं पता, इस बारे में मुझे तो उस पर शक है। शहजाद, आजकल हमारे ये असेंबली मेंबरान जो है ना, ये भी टीवी एंकर्स की तरह हो गए हैं। जिस एंकर पे, जिस टीवी चैनल पे जाते हैं उसी के हो जाते हैं, बेशक चंद महीनों के लिए हो। फिलहाल वो मौलाना फजल रहमान के हैं। अच्छा, लेकिन फजल रहमान वैसे तो आज बयान डिस्कस करना चाहिए था फजल रहमान साहब के हवाले से। उन्होंने तो ये कहा है कि पहले तो वो कह रहे थे ना हुकूमत वाला ना जाली है, बिल्कुल उनके बॉल में, उनके कोर्ट पे बॉल डाल दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाले हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मजीद इसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जो कानून साजी हो रही है अदालत से मुतालिक, उसके ऊपर। रीमा, ज़रा मुख्तसरन ये बता जाइएगा, आप हाथ भी खड़ा कर रही थी आई थिंक, और दूसरा ये भी कि क्या ये मखसूस नशिस्तों वाले से मुतालिक जो बात हो रही है, क्या इसमें कोई सब्सटेंस है? अलीना, देखिए, जब भी कोई आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, वो कोई भी बिल लाके, अक्सर ये जो बिल्स होते हैं रियासत को ताकत देने के लिए लाए जाते हैं, रियासत को मजीद ताकत देने के लिए, तो उसको क्रिटिकली देखना चाहिए। लेकिन इशू यहाँ पे ये हो रहा है कि हम सिर्फ बिल्स को क्रिटिकली नहीं देख रहे, जहाँ पे हमारी पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो जो है वो क्लाउड कर रही हैं हमारा एनालिसिस। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। शाहजेब खानजादा साहब के शो पे लॉ मिनिस्टर ने कहा कि कोई इस तरह का जुडिशियल पैकेज नहीं आ रहा जो अफवाहें उस वक्त चल रही थी। उसके फौरन बाद नूर आलम साहब की ये जो बिल्स हैं, और बाय द वे मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ये बिल सिर्फ अब नहीं लाए गए, ये मे भी उन्होंने लाने की कोशिश की थी, तो वो काफी अरसे से इन बिल्स पे पता नहीं क्यों लेकिन काम कर रहे हैं। इन बिल्स को लेके ये तासुर दिया गया कि ये देखिए लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तो कोई बिल्स नहीं ला रहे इस तरह के, लेकिन नूर आलम साहब जो हैं वो ला रहे हैं। उस वक्त सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का जिक्र था ऑर्डर ऑफ द डे में, उसको ये इंटरप्रेट किया गया कि इसमें आप जजेस की एज भी बढ़ा रहे हैं, इसमें आप 184(3) का इख्तियार भी खत्म कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। अब ये हमारा, आई एम सॉरी टू से, बट जर्नलिज्म का और हमारे पब्लिक डिस्कोर्स का हाल है कि इस तरह की चीजों को हम पकड़ लेते हैं और जो हमारा अपना बयानिया है उसको जस्टिफाई करने के लिए या उसको फर्दर रीइंफोर्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो लोग ये नंबर ऑफ जजेस के कानून पे तनकीद कर रहे हैं, पहले जब एड हॉक जजेस अपॉइंट हो रहे थे तब वो कहते थे एड हॉक क्यों, आप जो हैं आप परमानेंट जजेस लगाएं। आज वो कह रहे हैं नहीं, परमानेंट जजेस लगाने का मतलब है कोर्ट पैकिंग।
फिर पहले कहा जाता था कि आप सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस क्यों बढ़ा रहे हैं, आप हाई कोर्ट्स को देखें। फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने 13 सितंबर को मीटिंग बुलाई और जुडिशल कमीशन की और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को कहा कि आप हाई कोर्ट्स में जो पेंडेंसी वैकेंसीज हैं उनको पूरी करने की कोशिश करें, तो कहा गया कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पैकिंग नहीं हो रही, अब एक अटेम्प्ट है हाई कोर्ट्स को भी पैक करने का कि वहां पे भी हुकूमत और चीफ जस्टिस मिलके अपने पसंद के जजेस लगाएं। तो अब खुद देखें, कुछ भी हो हमारे पार्लियामान में, हमारे मीडिया में, कहीं भी उसके कहीं ना कहीं ताना बाना जोड़ दिया जाता है चीफ जस्टिस साहब से, उनकी एक्सटेंशन से, और कैसे मतलब सब ये कलूजन जो है ये चल रही है, जबकि हमें उसका इस तरह का एविडेंस नहीं मिलता। हुकूमत पे जरूर तनकीद करनी चाहिए, उन्होंने जिस तरह की कानून साजी अब तक की है और जिस तरह झूठ बोले हैं उनको ट्रस्ट करना मेरा नाइव होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक और शख्स जो आपके चीफ जस्टिस है उनको कह रहे हैं कि वो कलूजन कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं इन सब चीजों को के लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस के बगैर ये जो सब रूमर्स हैं ये फेल कर जाते हैं। उनके बगैर ना आप अपने पसंद के जजेस लगा सकते हैं, उनके बगैर ना आप अपने पसंद का मतलब 9 जजेस का भी अगर आप देखिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में बेंच बनेगा तो मिट्टी तो अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर है ना, उसमें उनकी मेजॉरिटी है। तो अगर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हुकूमत अपने पसंद के जजेस लगाएगी? इन सब में बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन है और फियर मॉन्गरिंग है, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा है जो ज्यादा फियर मॉन्गर करेगा उसको ज्यादा सुना जाएगा, और जो थोड़ी नुआंस के साथ या थोड़ी मेजर्ड बात करेगा उसको नहीं सुना जाएगा। पोलराइजेशन का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जो बीच की बात होती है उसको नहीं कोई सुनता, आप एक्सट्रीम्स पे ही चलते हो, विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। इसीलिए हम देख रहे हैं साफी साहब ने जो सवाल पूछा कि क्यों इस तरह डिस्कस किया जा रहा है, ये भी एक वजह है कि इन बिल्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। लेकिन हुकूमत का ट्रस्ट नहीं कोई कर सकता। आज कह रहे हैं हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कल हम देख सकते हैं कि वो ही इन बिल्स को सपोर्ट कर रहे हो। बट प्रॉब्लम तब होगी अगर कलूजन जो है वो आप साबित कर सकें, जो अभी तक मेरा ख्याल है कहीं पे मुझे तो एविडेंस उसका नजर नहीं आता। आपको ठीक है जी, इसी के ऊपर अपना आज के शो कंक्लूड करते हैं। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।